जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। कल मैंने 1919 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा दिया था। आज उसके आगे भारत शासन अधिनियम 1935 में चलते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहला काम, इस अधिनियम के द्वारा फर्स्ट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। अंत कर दिया। जो भारत परिषद का 1858 के अधिनियम द्वारा गठन किया गया था, जिसमें 15 सदस्यीय मेंबर थे जो भारत सचिव के सहयोग के लिए थे, एडवाइस देने के लिए थे। उस भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल का अंत इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसका चार्टर भी जरूरी है। 1935 के अधिनियम में अनुच्छेद कितने थे? 321 और अनुसूचियां 10। इसी अधिनियम से अनुच्छेद और अनुसूचियां भी ली गई हैं। जो भारतीय संविधान की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, वो अनुच्छेद इससे भी लिए गए, अनुसूचियां सभी नहीं लिए गए, कुछ ये भी नहीं। इसीलिए भारतीय संविधान का इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, ये ध्यान देना। नेक्स्ट है, इसी अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय थे। कितने? 59 विषय। और राज्य सूची में 54 विषय। कितने? राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। कितने? 36 विषय, 36 विषय। इसका चार्टर भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस नियम के तहत क्या क्या किया गया वो मैं बता। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप ले लें अच्छे से। तो ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और आज वर्मा म्यांमार के नाम
से एक राष्ट्र है, एक देश है। तो इस नंबर 3 में 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा यानी आज का म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ये एक काम हो गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट 1935 के अधिनियम द्वारा के अधिनियम के द्वारा भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो मुद्रा और साख पर नियंत्रण करना, ये उद्देश्य था आरबीआई। 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना मुंबई में की गई। और आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में ही है, ये ध्यान देना। आज तो बहुत गर्मी की आरबीआई की स्थापना की गई। अब आरबीआई का उद्देश्य, आरबीआई का उद्देश्य मुद्रा और साख पर नियंत्रण करना। मुद्रा और साख पर नियंत्रण करना। आगे का उद्देश्य था कि मुद्रा और साख पर नियंत्रण किया गया, ये था उद्देश्य। इसका भी स्कीम है, तो फिर आगे ले लिया आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। कहां पर है? मुंबई में। अब आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर देखो, जो पहला गवर्नर आरबीआई का बनाया गया वो अंग्रेज थे। उनका नाम है ओसबोर्न स्मिथ। तो इसलिए हमने लिख दिया आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर। वो कौन थे? स्मिथ। ये अब आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ये ध्यान रखना, सीडी देशमुख
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी ये थे सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, केंद्रीय बैंक आरबीआई, ये भी ध्यान रखें। आरबीआई को बैंकों का तथा केंद्रीय बैंक ये है। अब वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी बैंक अगर ऋण में डूबता है तो उस बैंक को कवरेज करने का काम आरबीआई करती है, ये ध्यान। अब पूछे शक्तिकांत दास किस नंबर के आरबीआई गवर्नर वर्तमान में? तो 25 में। इनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रघुराम राजन थे। ये विशेष ध्यान देना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी करा देते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में कर दिया गया। आरबीआई में कितने रुपए में खाता खुलता है? तो आरबीआई में खाता नहीं खुलता। ये विशेष ध्यान दें। ये बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक। भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। ये ध्यान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई। कहीं आप वित्त मंत्रालय मत लगा देना ऑप्शन। ये तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, ले लिया। भारत शासन अधिनियम 1935 का 6 पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया, जो असफल रहा, क्योंकि इस अधिनियम का भारतीयों ने विरोध भी किया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 के अधिनियम के तहत संघात्मक शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीयों के विरोध के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया, ये लागू
नहीं हो पाया। अगर संघात्मक शासन लागू होता तो जो प्रशासन है वो केंद्र के हाथों में होता। जैसे आजकल केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार चलाती है, वैसे राज्यों का भी प्रशासन केंद्र सरकार को चलाना होता। भारतीयों ने कहा ऐसा संभव नहीं है, इसको हम अस्वीकार, तो इसे अस्वीकार करें। नेक्स्ट 7 पॉइंट हमने आपको बताया था 1919 का भारत परिषद अधिनियम में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, 6 प्रांतों में की गई। उसे लागू 1935 के अधिनियम में कर दिया गया, यानी द्विसदनात्मक विधायिका छह राज्यों में यानी 6 प्रांतों में लागू कर दी। 6 प्रांतों में लागू की। अब वो 6 प्रांत कौन से हैं? एक बार फिर देखते हैं। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, नंबर 5 मुंबई और नंबर 6 मद्रास। इन प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी लागू कर दी। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, कोई और है सभी में। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़िए। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई। कहां पे? तो दिल्ली में। ध्यान दें, 1935 के अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को संघात्मक न्यायपालिका की स्थापना कहां पर की गई? स्थापना दिल्ली में। दिल्ली में संघात्मक न्यायपालिका की स्थापना कर दी गई। अब जो संघात्मक न्यायपालिका है, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन बनाए गए? अंग्रेज ही था, सर मॉरिसस गोवेयर। इस संघात्मक न्यायपालिका का प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिसस गोवेयर, ये बनाया गया सर मॉरिसस गोवेयर। इसको प्रथम न्यायाधीश संघात्मक न्यायपालिका का बना दिया गया। इसके बाद दिल्ली में इस न्यायपालिका का संचालन कहां से किया जाता था? प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट का अपना महल नहीं था, तो इसका संचालन संसद भवन से किया जाता था। अब इस संघात्मक न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट के रूप में कब बदला गया? यानी केंद्रीय न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय के रूप में। तो इस संघात्मक न्यायपालिका को 28 जनवरी 1950 को केंद्रीय न्यायपालिका घोषित कर दिया गया। केंद्रीय
न्यायपालिका घोषित कर दिया गया। अब इस केंद्रीय न्यायपालिका का प्रथम न्यायाधीश कौन बनाया गया? तो हीरालाल जे कानिया। इसके प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ये मीरा साहिब फातिमा बीबी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले। ठीक है, उम्मीद है आपने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो 1935 का अधिनियम, इस 1935 के अधिनियम को कई बड़े नेताओं के द्वारा विरोध किया। तो विरोध में 3 प्रमुख नेता थे। सबसे पहले जे.एल. नेहरू, फिर मदन मोहन मालवीय, और मोहम्मद अली जिन्ना। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। इनका जन्मदिन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन। तो 25 दिसंबर को अटल और इनका जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोनों लोगों को 25 दिसंबर 2015 को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और घोषणा की गई कि इनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो जिंदा थे उस समय, लेकिन इन्हें मरणोपरांत दिया गया। ये जे.एल. नेहरू का जन्मदिन आप जानते हो 14 दिसंबर। पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर है, लगातार सबसे अधिक समय तक है। तो इन्होंने क्या कहा 1935 के अधिनियम, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1935 के अधिनियम को कि हमें एक ऐसी गाड़ी पकड़ा दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है लेकिन इंजन नहीं है। ये जे.एल. नेहरू के शब्द थे। मदन मोहन मालवीय ने कहा ये अधिनियम जनतांत्रिक तो है लेकिन अंदर से खोखला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये एक ऐसी, ये जो 1935 की योजना है ये एक सड़ी हुई योजना। ये इन लोगों के सब। तो जे.एल. नेहरू सबसे पहले इनका कथन कि हमें 1935 के अधिनियम को कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी गाड़ी पकड़ा दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है, जिसके ब्रेक तो सही है लेकिन इसमें इंजन है, इसमें इंजन नहीं है। ये जे.एल. नेहरू का कथन था।
कि हमें एक ऐसी गाड़ी पकड़ा दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है लेकिन इंजन नहीं। मदन मोहन मालवीय उन्होंने कहा ये जनतांत्रिक तो है लेकिन अंदर से खोखला है। ये शब्द थे मदन मोहन मालवीय कि ये जनतांत्रिक तो है लेकिन अंदर से खोखला है। ये शब्द मदन मोहन मालवीय, जिन्ना ने कहा कि ये योजना सड़ी हुई योजना, सड़ी हुई योजना है। तो इन्होंने विरोध भी किया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीन आगे बढ़। नेक्स्ट पॉइंट, सभी पॉइंट 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ये अब 1935 का अधिनियम, इसके द्वारा फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव कराए गए। कितने प्रांतों में? 11, जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत मिला तथा 2 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन सरकार, यानी कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार? कुल प्रांत बराबर 8 में कांग्रेस की। तो फरवरी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव कराए गए, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली और 2 प्रांतों में मिली जुली, यानी कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। तो कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये जो सरकार है ये 28 महीनों तक चली और अक्टूबर 1939 ईस्वी में सामूहिक रूप से इस्तीफा हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो बिना कांग्रेस मंत्रिमंडलों से परामर्श लिए 1 लाख से अधिक सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया, जिससे ये लोग निराश होकर सामूहिक रूप से अक्टूबर 1939 में 8 प्रांतों से कांग्रेस इस्तीफा दे देती है और 8 प्रांतों से कांग्रेस इस्तीफा देती है और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी जी छोड़ देते हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है खुश होकर। तो ये था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ें और ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे भारतीय संविधान का
ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो इसको अच्छे से आप पढ़ें ताकि आप एग्जाम में सफल हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है, ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।